नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारी पुस्तक के तीसरे अध्याय का नाम है पर्यावरण और समाज। हम इस अध्याय के 4 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस 5वें भाग का नाम है वर्षा नहीं पर जल क्रीड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस भाग को। पानी की भीषण कमी से जूझते हुए विदर्भ क्षेत्र में मनोरंजन तथा क्रीड़ा स्थली की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये जो विदर्भ क्षेत्र की यहाँ चर्चा हो रही है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो पानी की भीषण कमी से जूझता हुआ जो विदर्भ क्षेत्र है, वहाँ पर मनोरंजन और क्रीड़ा स्थलियों की जो संख्या है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शेगांव में बुल्ढाना एक धार्मिक ट्रस्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर एंड एंटरटेनमेंट पार्क चला रहे हैं, ने एक अन्य पार्क में 30 एकड़ का मानव निर्मित जलाशय बनाने की कोशिश की, जो गर्मियों में सूख गया। तो एक विदर्भ के ही एक विशेष गांव की बात है, शेगांव। शेगांव में एक धार्मिक ट्रस्ट चलता है बुल्ढाना नाम से। ये बुल्ढाना जो धार्मिक ट्रस्ट है, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर एंड एंटरटेनमेंट पार्क चलाया जाता है, और इन्होंने ही एक अन्य पार्क में 30 एकड़ का एक मानव निर्मित जलाशय निर्मित करने का प्रयास किया, विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन यह जलाशय गर्मियों में पूरी तरीके से सूख गया। लेकिन इसके निर्माण की कोशिश में काफ़ी मात्रा में पानी बेकार बह गया। लेकिन साथ ही इसके निर्माण की कोशिश में ही काफ़ी मात्रा में जो पानी था वह बेकार बह गया था। यहाँ प्रवेश शुल्क को दान कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रवेश शुल्क लिया जाता है लोगों से, उसे दान कहा जाता है। यवतमाल में एक निजी कंपनी ने दर्शनीय स्थल के रूप में एक सार्वजनिक जलाशय का निर्माण किया गया। एक दूसरा स्थान है यवतमाल, वहाँ पर एक निजी कंपनी ने दर्शनीय स्थल के रूप में एक सार्वजनिक जलाशय का भी निर्माण किया है। अमरावती में ऐसे 1 या 2 स्थल हैं जो अब सूख गए हैं, और कुछ अन्य नागपुर तथा उसके आसपास स्थित है। विदर्भ में ही ये क्षेत्र भी आते हैं। तो वहाँ पर अमरावती नाम की जगह है, वहाँ पर भी 1-2 ऐसे स्थल हैं जो कि अब सूख गए हैं। और इसी प्रकार से नागपुर और उसके आसपास भी कुछ ऐसे कृत्रिम जलाशय या दर्शनीय स्थलों को स्थापित किया गया है। और यह सब उस क्षेत्र में जहाँ गांवों को पानी कभी कभी 15 दिन में एक बार मिलता है। और इस प्रकार से ये जो एंटरटेनमेंट के जोन हैं या ये जलाशय हैं, ये उस क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ पर गाँव को पानी कभी कभार, और ऐसा होता है कि ये कभी कभी तो 15 दिन में सिर्फ एक बार ही उन्हें प्राप्त हो पाता है। इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यह विपदा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के उस विशेष क्षेत्र की यानी विदर्भ की हम बात करें तो वहाँ पर पानी की ये जो कमी है, यह एक बड़ी समस्या के रूप में यानी किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आई है। 10 सालों में भी पेयजल अथवा सिंचाई से संबंधित कोई भी बृहद स्तरीय कार्य इस क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ। तो 10 सालों से पेयजल संबंधी या सिंचाई से संबंधित कोई भी कार्य जो कि बृहद स्तरीय हो, बड़े स्तर पर किया गया हो, वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। यह कहना है नागपुर स्थित एक पत्रकार जयदीप हार्दीकर का, जो इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो ये कहना है एक बड़े पत्रकार का जो कि नागपुर में स्थित हैं। उन्होंने ये कहा कि 10 वर्षों से कोई भी बड़े स्तर पर पेयजल संबंधी या सिंचाई संबंधी कार्य इस क्षेत्र में अब तक नहीं किया गया है। वरुण पार्क के महाप्रबंधक मिस्टर सिंह का कहना है कि वे पानी को संरक्षित करते हैं। उनका कहना है, हम पानी के दोबारा उपयोग के लिए बेहतरीन फिल्टर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। एक
वाटर पार्क है वरुण पार्क, उसके महाप्रबंधक मिस्टर सिंह से जब बात की गई तो उनका कहना है कि वे तो पानी को संरक्षित कर रहे हैं, वे पानी को व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। उनका कहना है हम पानी के दोबारा उपयोग को सुनिश्चित करते हैं और उसके लिए बेहतरीन फिल्टर प्लांट का भी उपयोग करते हैं। लेकिन वाष्पीकरण का स्तर इस गर्मी में काफ़ी बढ़ जाता है और पानी का इस्तेमाल सभी पार्क पानी का एक बड़ा भाग अपने बाग बगीचों के रखरखाव, सफाई तथा दर्शकों के लिए प्रयोग करते हैं। तो वाष्पीकरण का स्तर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस कारण काफ़ी मात्रा में पानी वाष्पीकृत हो जाता है। इसके अलावा लगभग सभी जो पार्क हैं उनमें पानी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। उनमें से एक बड़ा भाग वे अपने बाग बगीचों के रखरखाव के लिए उपयोग लेते हैं, सफाई के लिए उपयोग लेते हैं, साथ ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी उसका उपयोग कई रूपों में किया जाता है। यह पानी तथा धन की बर्बादी है, कहना है बुल्ढाना के विनायक गायकवाड़ का, जो कि इस जिले की किसान सभा के नेता हैं। तो ये उसके विपरीत, यानी जो ये महाप्रबंधक थे एक वाटर पार्क के, उसके विपरीत जब हम बात करते हैं बुल्ढाना के किसान सभा के एक नेता की, जिनका जो नाम है वो है विनायक गायकवाड़, उन विनायक गायकवाड़ का मत बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि यह पूरी तरीके से पानी तथा धन की बर्बादी है। इस बात को लेकर वे क्रोधित हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जनता के संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो बिल्कुल किसान लोग जो हैं वो इस बात को लेकर बड़े क्रोधित हैं। उनका मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जनता के ही संसाधनों का प्रयोग कुछ विशेष लोगों के निजी लाभों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसकी जगह इन्हें लोगों की पानी संबंधित बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और इनका मानना है कि इन वाटर पार्क को विकसित करने के बजाय, ऐसे मनोरंजन के लिए पानी का इस्तेमाल करने के बजाय, इन्हें लोगों की पानी संबंधित जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही कुछ प्रयास करने चाहिए। फन एंड फूड विलेज से बाजार गांव की सरपंच यमुनाबाई उकी भी प्रभावित नहीं हैं। न तो जल क्रीड़ा स्थलों ने और न ही अन्य उद्योगों ने, जिन्होंने यहाँ से लिया बहुत कुछ है परंतु बहुत कम दिया है। फन एंड फूड नाम का एक विलेज है, उससे बाजार गांव की सरपंच यमुनाबाई उकी जो हैं, वे भी ऐसे फन एंड फूड विलेज जैसे जो वाटर पार्क हैं, एंटरटेनमेंट जोन हैं, उनसे प्रभावित नहीं हैं। न तो जल क्रीड़ा स्थलों से और न ही उद्योगों ने, जिन्होंने इन स्थानों से लिया तो बहुत कुछ है लेकिन दिया बहुत ही कम है, तो वे भी नाराज हैं इन लोगों से। वे जानना चाहती हैं कि इस सब में हमारे गांव के लिए क्या है। तो इस प्रकार के जो उद्योग विकसित हो रहे हैं या अपने निजी लाभों के लिए जो इस प्रकार से गांव बनाए जा रहे हैं, उनमें जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, उन सब में हमारे गांव के लिए क्या है। एक सामान्य सरकारी जल परियोजना के लिए उनकी पंचायत को कुल खर्च का 10% जो करीब 4.5 लाख रुपए होगा का भार उन्हें स्वयं उठाना होगा। एक सामान्य सरकारी जल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उनकी जो पंचायत है उसको कुल खर्च का 10% जो भाग होगा, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए होगा, उसका भार पंचायत को स्वयं वहन करना होगा। हम 45,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, हमारी हालत क्या है। तो 4.5 लाख रुपए जो कुल परियोजना की लागत होगी उसका 10% यानी कि 45,000 रुपये। तो यमुनाबाई उकी का कहना है कि हम ये 45,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, हमारी हालत क्या है, यह कोई नहीं जानता है। अतः इसे केवल एक ठेकेदार को दे दिया गया है, इससे यह परियोजना तैयार हो सकती है और इस कारण से इसे केवल एक ठेकेदार को दे दिया गया है और इससे यह परियोजना शायद तैयार हो सकती है।
लेकिन इसका अर्थ होगा समय के साथ इसकी लागत में वृद्धि और गांव का इस पर कम से कम नियंत्रण, जहां अधिकतर गरीब तथा मजदूर रहते हैं। तो बिल्कुल जब एक निजी ठेकेदार को इस कार्य को दिया गया है तो इसका अर्थ यही होगा कि समय के साथ इस परियोजना के कार्य में जो लागत आएगी उसमें वृद्धि होती जाएगी और साथ के साथ गांव में रहने वाले लोगों का, गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का उस परियोजना के पानी पर नियंत्रण कम से कम रहेगा। पार्क में दफ्तर के बाहर स्थित गांधी जी की मूर्ति अब भी हिम गुंबद को देखकर मुस्कुराती है। तो ऐसा ही एक पार्क की यहाँ बात हो रही है। वहाँ पार्क के दफ्तर के बाहर स्थित गांधी जी की एक मूर्ति है और यह मूर्ति हिम गुंबद को देखकर अब भी मुस्कुराती है और एक प्रकार से उन गांव के लोगों का जो उपहास है उसको यहाँ चित्रित किया गया है। बदकिस्मती उस इंसान की जिसने कहा था सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से। तो ये बात क्योंकि गांधी जी ने कही थी उसी संदर्भ में कहा गया है कि वास्तव में बदकिस्मती उस इंसान की जिसने ये कहा कि सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से, और उन्हीं की मूर्ति को एक ऐसे पार्क के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। लेखक पी साईनाथ, जून 22, 2005 हिंदू में प्रकाशित। और ये सारा वक्तव्य जो है जून 22, 2005 में हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक थे पी साईनाथ। अब ये एक आप कथन देखें या एक चर्चा देखें जो कि गांधी जी के संदर्भ में है। उनका क्या कहना था इन सारी चर्चाओं से संबंधित। भगवान भारत को पश्चिमी देशों के तरीके के औद्योगिकरण से बचाए। तो गांधी जी कहते थे कि भगवान हमारे देश भारत को पश्चिमी देशों के जो औद्योगिकरण के तरीके हैं उनसे बचाए। आज पूरे विश्व को ब्रिटेन जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश के आर्थिक साम्राज्यवाद ने जंजीरों में जकड़ दिया है। उनका कहना था आज पूरे संसार को, पूरे विश्व को ब्रिटेन जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश के जो आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ा है उसने जो है संपूर्ण विश्व को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है। अगर 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश वैसे ही आर्थिक शोषण को अपना ले तो यह पूरी दुनिया को टिड्डों की भांति खत्म कर देगा। महात्मा गांधी। यदि कोई 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश इसी प्रकार के आर्थिक शोषण को अपना ले, उस समय यह उन्होंने हमारे देश के संदर्भ में कहा था कि यदि हम भी इस प्रकार से आर्थिक शोषण को अपना लें तो यह पूरी दुनिया को टिड्डों की भांति जल्द ही खत्म कर देगा। तो गांधी जी का विचार था कि हमें उस राह पर नहीं चलना है जिस राह पर अन्य पश्चिमी देश जा रहे हैं, लेकिन यह जो आज की स्थिति है वो हमें बिल्कुल इस बात का जो विरोधी स्थिति है वो प्रकट कर रही है कि हमारा देश भी पश्चिमी देशों की तरह ही औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ रहा है। जल क्रीड़ा स्थली के परिणामों के बारे में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन सूखाग्रस्त कृषि इलाकों के किसान अपना जीवन अत्यधिक विपदाओं से घिरा पा रहे हैं। तो बिल्कुल हमने अब तक जो चर्चा की वहाँ हमने इस चीज़ को समझा कि जल क्रीड़ा स्थली के जो परिणाम रहे हैं उसके फलस्वरूप हमने देखा कि जो सूखाग्रस्त कृषि इलाकों के किसान हैं ये अपना जीवन बहुत ही विपदाओं से घिरा हुआ पा रहे हैं। पिछले 6 वर्षों की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। और पिछले 6 वर्षों की रिपोर्ट्स को देखने पर यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो हमारे राज्य हैं वहाँ के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। और उसके पीछे का मुख्य जो कारण रहता है वो यही है कि पानी के अभाव में उनकी जो फसलें हैं वो अच्छे से उत्पादन नहीं दे पाती हैं और पानी की उपलब्धता सिंचाई के लिए उन तक नहीं है। यही कारण बन जाता है उन किसानों की आत्महत्याओं का।
आखिर वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से किसानों, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि की अनियमितताएं विरासत में मिलती हैं, ने इस तरह के उग्रतम कदम उठाए। अब इस बारे में काफ़ी चर्चा होती है कि आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से किसानों ने इस प्रकार के उग्रतम कदम उठाए हैं, आत्महत्या जैसे कदम उन्हें उठाने पड़े हैं। जबकि किसान ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि कृषि की अनियमितताएं विरासत में ही मिलती हैं। वे हमेशा से जानते हैं कि कृषि सदैव एक जैसी नहीं हो सकती है। किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी होती है और किसी वर्ष यह बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि कृषि काफ़ी कुछ वर्षा पर निर्भर करती है। पत्रकार पी साईनाथ की खोजबीन यह दिखाती है कि किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला, पर्यावरण का गलन तथा दूसरा, आर्थिक कारण। तो पत्रकार पी साईनाथ ने इस बारे में काफ़ी खोजबीन की और उनकी खोजबीन ने यह प्रदर्शित किया, यह दिखाया कि किसानों की यह जो चिंताजनक स्थिति है उसके लिए मुख्यतः 2 कारणों को हम उत्तरदायी मान सकते हैं। पहला है पर्यावरण का गलन, यानी पर्यावरण की बुरी हुई स्थिति, और दूसरा है आर्थिक कारण, जो किसानों की बदतर आर्थिक दशा है वो। कृषि की दशाएं अत्यधिक खराब हो गई हैं क्योंकि किसान दुनिया के बाज़ारों के उतार चढ़ाव के सीधे चपेट में आ चुके हैं और सरकार द्वारा छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता मुक्त बाजार नीतियों के तहत कम होती जा रही है। तो कृषि की दशाएं जो हैं ये समय के साथ और ज़्यादा खराब होती जा रही हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो दुनिया के बाज़ारों के उतार चढ़ाव से अब प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। वे अब इन उतार चढ़ाव के सीधे चपेट में आ चुके हैं और साथ ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को जो दी जाने वाली सहायता राशि थी वो अब धीरे धीरे मुक्त बाजार नीतियों के तहत काफ़ी कम होती जा रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए यह फसल ज़्यादा जोखिम ज़्यादा लाभ की स्थिति में आ गई है। खासकर कपास की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए यह फसल अब ज़्यादा जोखिम और ज़्यादा लाभ की स्थिति प्रस्तुत करती है। या जब वे ज़्यादा जोखिम उठाते हैं तो उन्हें निश्चित ही ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं और इस कारण किसान कपास की खेती को काफ़ी अधिक करते हैं। कपास को सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कीड़े लगने की संभावना सर्वाधिक होती है। साथ ही कपास को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ ही कपास की फसल में कीड़े लगने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अतः कपास की खेती करने वाले किसानों को सिंचाई तथा कीटनाशक में पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इसी कारण कपास की खेती करने वाले जो किसान होते हैं उन्हें सिंचाई और कीटनाशक में अपनी पूंजी लगाने की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों ही वस्तुएं आने वाले समय में काफ़ी कीमती हो गई हैं और सिंचाई और कीटनाशक, इन दोनों की उपलब्धता ही आने वाले समय में धीरे धीरे काफ़ी कीमती हो चुकी है। पानी के लिए की जाने वाली ज़मीन की गहरी खुदाई ने जल स्तर को काफ़ी कम कर दिया है। अतः किसानों को पानी के लिए और गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है और कीटाणुओं पर भी कीटनाशक दवाएं बेअसर साबित हुई हैं। तो पानी के लिए की जाने वाली ज़मीन की जो गहरी खुदाई है उसने जल स्तर को धीरे धीरे बहुत कम कर दिया है और इस कारण से किसानों को पानी के लिए और गहरी खुदाई करनी पड़ती है और जितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है उतना ही अधिक धन वहाँ पर लगता है। इसके अलावा कीटाणुओं पर भी जो कीटनाशक दवाएं हैं वे अब धीरे धीरे बेअसर हो गई हैं। अतः किसानों को नित्य नए नए कीटनाशकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसके लिए वे साहूकार या व्यापारियों के पास जाते हैं जो उनको अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। और इस कारण से क्योंकि सामान्य कीटनाशक दवाएं बेअसर हो जाती हैं तो किसानों को हर बार नई नई कीटनाशक जो दवाएं हैं उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती रहती है। अपनी इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए
चाहिए होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वे साहूकार या व्यापारियों के पास जाते हैं। ये साहूकार या व्यापारी जो होते हैं वो काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर किसानों को ऋण देते हैं। अगर पैदावार नष्ट हो जाती है तो किसान ऋण की रकम वापस नहीं कर पाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी यदि किसी कारण से पैदावार नष्ट हो जाती है तो किसान साहूकार को, व्यापारियों को अपनी ऋण की रकम वापस नहीं कर पाते हैं। इस कारण न तो वे अपने परिवार का पेट भर पाते हैं और न ही पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे बच्चों की शादी विवाह को पूरा कर पाते हैं। और फसल नष्ट होने के कारण ही वे न तो अपने परिवार का पेट भर पाते हैं और न ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे कि उनके बच्चों की शादी विवाह को भी पूर्ण कर पाते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक तबाही उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती और अंत में आत्महत्या ही उनके पास एकमात्र रास्ता बच जाता है। और इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक तबाही उन किसानों को कहीं का नहीं छोड़ती, उन्हें कोई विकल्प नज़र नहीं आता है इन सब से निकलने का, और इस तरीके से अंत में आत्महत्या ही उन्हें एकमात्र रास्ता नज़र आता है। एक संबंधित क्रियाकलाप है बच्चों यहाँ पर जो आपको करना है। पता कीजिए कि आपके परिवार में रोज़ाना कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अपने परिवार में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की मात्रा का पता करना है। यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न आय समूह के परिवारों में तुलनात्मक रूप से कितना पानी इस्तेमाल होता है। साथ ही आपको यह भी पता करने का प्रयास करना है कि जो अलग अलग आय समूह के परिवार होते हैं उनमें तुलनात्मक रूप से कितनी मात्रा में पानी का प्रतिदिन इस्तेमाल होता है। विभिन्न परिवार पानी के लिए कितना समय और पैसा खर्च करते हैं। साथ ही अलग अलग प्रकार के परिवार जो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती हैं वे पानी के लिए कितना समय और कितना पैसा खर्च करते हैं। परिवार में पानी भरने का काम कौन करता है, साथ ही परिवार में पानी भरने का कार्य जो है वह कौन करता है। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए कितना पानी मुहैया करवाती है, और ये भी पता करना है आपको कि सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कितना पानी मुहैया कराती है या अपनी तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था कर पाती हैं। तो ये सारी चर्चा आपको आपस में करनी है। पहले कुछ आंकड़े आपको जुटाने हैं, उस आधार पर आप कक्षा के अपने सभी साथियों के साथ मिलकर के ये चर्चा कर सकते हैं। विचार विमर्श। पानी की कमी प्राकृतिक है या मानव निर्मित। तो इस पूरे जो भाग है इसमें हमने पानी की कमी से संबंधित चर्चा की है। तो कुछ विचार विमर्श यहाँ हम कर सकते हैं। आप लोग आपस में इस विचार विमर्श को कीजिए कि पानी की कमी वास्तव में प्राकृतिक होती है या मानव निर्मित। किन सामाजिक कारकों से तय होता है कि उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में कैसे वितरित किया जाए। साथ ही यह भी चर्चा का विषय है कि ऐसे कौन से सामाजिक कारक हैं जो यह तय करते हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं में पानी को किस प्रकार से बांटा जाए, किस प्रकार से वितरित किया जाए। पानी को इस्तेमाल करने के विभिन्न तरीके कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं। साथ ही आपको यह भी चर्चा करनी है कि पानी को इस्तेमाल करने के जो अलग अलग तरीके हैं वह कैसे अलग अलग सामाजिक समूहों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो जब आप अपना क्रियाकलाप करेंगे, कुछ आंकड़ों को आप जुटाएंगे, आपको संबंधित चर्चा करनी है। साथ ही आपको ये विचार विमर्श भी अपने साथियों से करना है। जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे ही स्थान के लिए मतभेद लोगों के मध्य बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और जहां प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं और कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर वे सरकारी ज़मीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं। तो एक और जहां हम प्रवासियों की बात करें तो ये प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं और कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान इनके पास होता है, उनके सामर्थ्य के बाहर होता है कोई बड़ी जगह का मिल पाना, और वहीं दूसरी ओर वे सरकारी ज़मीन पर आकर के बस जाते हैं, यानी उस पर अपना कब्जा करने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है प्रवासी लोगों की स्थान के संबंध में,
कि जब वे शहरों में आते हैं काम के लिए तो उनके पास रहने को जगह नहीं होती है और मजबूरीवश वे लोग जो हैं वे सरकारी ज़मीन पर जाकर के बसने लगते हैं। इस प्रकार की ज़मीन की मांग काफ़ी बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए यहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिली दुकानें, होटल तथा दर्शनीय स्थल बनाए जा सकें। जबकि ये जो सरकारी ज़मीन है उसकी मांग पहले ही शहरों में काफ़ी बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बहुमंजिली दुकानें, मॉल जिन्हें कहते हैं बनाए जा सकें, होटल बनाए जा सकें, उनके लिए दर्शनीय स्थल बनाए जा सकें। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर तथा उनके परिवारों को शहरों से दूर निकाल फेंका गया तथा उनके घरों को तोड़ दिया गया और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो गरीब मजदूर थे, उनके परिवार थे, उनको शहरों से निकाल फेंका जाता है और उनके घरों को भी तोड़ दिया जाता है। ज़मीन के अतिरिक्त हवा तथा पानी भी इस शहरी पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं और ज़मीन के अलावा हवा और पानी भी शहरी पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में नज़र आते हैं। यानी ऐसा लगता है कि हवा के लिए भी लोगों को आपस में प्रतियोगिता प्राप्त करनी पड़ रही है और इसी प्रकार पानी के लिए भी सभी लोग आपस में प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। संदर्भ अमिता बावस्कर, बिटवीन वायलेंस एंड डिज़ायर, स्पेस, पावर एंड आइडेंटिटी इन द मेकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन दिल्ली इन इंटरनेशनल सोशल साइंस जर्नल 175/89/98/2003। तो ये जो सारा वक्तव्य हमने बात किया शहरों की स्थिति का, जहाँ स्थान की, पानी की, हवा की, सभी की कमी से लोगों को जूझना पड़ता है, यह लिया गया है अमिता बावस्कर के एक विशेष लेख से जिसका नाम है बिटवीन वायलेंस एंड डिज़ायर, स्पेस, पावर एंड आइडेंटिटी इन द मेकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन दिल्ली। ये प्रकाशित हुआ इंटरनेशनल सोशल साइंस जर्नल में। एक संबंधित क्रियाकलाप बच्चों यहाँ पर आपको और करना है। कल्पना कीजिए कि आप 14-15 साल के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़का या लड़की हैं। आपका परिवार क्या काम करता है और आप कैसे रहते हैं। अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए उस पर एक छोटा निबंध लिखिए। तो आपको ये कल्पना करना है कि आप एक 14-15 साल के बच्चे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आप लड़का हैं या लड़की हैं, जो भी हैं, आपको यह मानना है, यह कल्पना करनी है कि आप एक झुग्गी झोपड़ी के निवासी हैं। तब आपको यह भी कल्पना करनी है कि आपका परिवार क्या काम करता है और आप किस प्रकार से रहते हैं। साथ के साथ आपको अपनी दिनचर्या का भी एक वर्णन करना है और ये सब को उल्लेख करते हुए आपको एक छोटा निबंध इस कल्पना के आधार पर लिखना है। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 3 का ये 5वां भाग भी समाप्त कर लिया है। इसी के साथ हमारे इस अध्याय की जो सैद्धांतिक विषय वस्तु है वो समाप्त होती है। अब हम अगले भाग में इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसे हल करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।